ये वो सवाल है जिसका कि आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं, एक बार जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला हैं हमारे साथ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजकुमार भाटी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और तौसीफ खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन टीएमसी का पक्ष कई बार रखते हैं टीवी पे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा भाई, कांग्रेस के लोग संविधान और लोकतंत्र की इतनी चिंता कर रहे हैं आज की तारीख में। अभी पहले तो कह रहे थे कि 400 अगर पार हो गए तब संविधान नहीं बचेगा। अब फिर उन्होंने जब 240 आई तो उन्होंने कहा कि भाई अब संविधान बच गया क्योंकि हमने इनको 400 पार नहीं जाने दिया। आज फिर से संविधान लेकर आ गए कि फिर से संविधान खतरे में हो गया। तो इस संविधान में खतरे वाली राजनीति कब तक करते रहेंगे भाई? ये कांट की हांडी जो है कितनी बार चढ़ेगी? देखिए, कांच की हांडी नहीं चढ़ेगी, यथार्थ की राजनीति होगी, प्रवचन की राजनीति नहीं होगी कि प्रवचन दे दो उस पे वचन ना दो, और वचन देने का टाइम आए तो उसको जुमला कह दो। क्योंकि 2014 में जो प्रवचन दिए थे वो 19 गुजर गया, 19 में जो प्रवचन दिए थे 24 आ गया, 24 के आने के ऊपर भी आज क्या बोला है कि सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन नहीं। तो वो तो हम भी कह रहे हैं कि स्लोगन नहीं चाहिए, आज सोल्यूशन तो कौन चाहिए। सी सरकार स्लोगन नहीं देती भाई? जो 50 गरीबी हटाओ का नारा भी तो आप दिए थे, गरीब हट गए क्या? अभी भी तो वही गरीबी की राजनीति कर रहे हैं, खटाखट। अब वो दूसरा फॉर्मूला राहुल ले आए, खटाखट फॉर्मूला ले आए उसको हटाने का। तो राहुल तो इंदिरा गांधी हटा रही थी, उनसे नहीं हटा। रंजीत जी तो जुमले तो हमेशा चलते रहे। रंजीत जी हाँ। प्रेम शुक्ला जी और दो प्रवक्ता बैठे हैं, बहुत सक्षम हैं। आपका प्रश्न का जवाब देने दीजिए मुझे। हाँ, वो दोनों बहुत सक्षम है, मेरी बात का जवाब दे देंगे। अब प्रश्न क्या है, सोल्यूशन क्या है? 50 साल को याद कर रहे हैं, 50 साल पहले सवाल तो कर नहीं रहा, लेकिन 50 साल के बाद देश से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूं ना चंद्रमोहन जी। और आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो क्या फायदा है मुझे बुलाने का? हाँ बोलिए, नहीं बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कर लीजिए। अरे मेरे को आपकी बात का जवाब तो देने दीजिए रंजीत जी। भाई मैं कह रहा हूं संविधान, आप चंद्रमोहन शर्मा भाई, हमने सवाल किया आपसे कि भाई लोकतंत्र और मैं मुंह पे हाथ रख लेता हूं, आप बोलिए। हाँ नहीं आप, मैं भाई एक छोटा सा सवाल हमने किया, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं भाई। आप ये चाहते हैं कि आपको बोलने की छूट दे दी जाए, आप जो चाहे बोल दें। मैं कह रहा हूं उसी से जुड़ा हुआ काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं क्या मैं आपसे? अगर नहीं कर सकता हूं तो भी आप बता दीजिए। चलिए। नहीं मैं मुंह पे हाथ रख के सुनूंगा, आप बोलिए। आप बोल लीजिए, मैं सुनूंगा। नहीं आप बोल लीजिए, बोलिए ना। नहीं, अगर आप बोलने देंगे तो मैं बोलूं, नहीं तो मुंह पे हाथ रख के सुनता रहूंगा। बुलाया ना श्रीमान आपको। देखिए अभी बात क्या है कि तो 50 साल, अब 50 मैं दे रहा हूं आपको सोल्यूशन, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जब 50 साल को याद कर रहे हैं तो उस 50 साल के अंदर आज जो देश के नौजवान के बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं, उसके ऊपर देश के माननीय प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। और पेपर भी 70 लीक होते हैं, नीट के, एनआईटी के, देश के बच्चे सड़कों के ऊपर हैं। सदन का पहला दिन है, देश के प्रधानमंत्री को इमरजेंसी याद आ जाती है, स्लोगन की बात याद आ जाती है, लेकिन देश के भविष्य की बात याद नहीं आती है। तो ये तो प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा कि इमरजेंसी से भी बड़ी इमरजेंसी लग गई देश के अंदर कि अगर एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता और बच्चा अगर तैयारी करता है और उसके पेपर लीक हो जाए, और झज्जर जैसे ऐसे स्कूल के अंदर जहां 6 विद्यार्थियों के 720 में से 720 नंबर आ जाए और बाकी बच्चों के 708 नंबर आ जाए, और वो स्कूल किसका हो? वो भाजपा के तंत्र से जुड़ा हो, भाजपा के लोगों का हो। और एनटीए के अंदर जो शख्स बैठा हो वो एक संस्था और संघ से जुड़ा हुआ हो, तो देश के भविष्य क्या करेगा? उस पर तो आपने इमरजेंसी लगा दी, और वो भी इमरजेंसी जो देश के नौजवान भविष्य डॉक्टर बनता है, जो देश का भविष्य इंजीनियर बनता है। हाँ। और अब आप प्रश्न करते हैं कांग्रेस पे, तो संविधान तो याद करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि संविधान के दायरे के अंदर ही तो है कि आज देश के अंदर उसी संविधान की कॉपी के अंदर जो 400 के पार जाने की पार्टी बात करती थी, जिसके नेता संविधान बदलने की बात करते थे, भाई नहीं। चंद्रमोहन शर्मा आपको ये बताना चाहिए, आपको मैंने कहा ना कि मैंने आपसे सवाल किया लोकतंत्र और संविधान पे। अगर आप पेपर लीक पे चर्चा करना चाहते हैं तो अलग बात है, पेपर लीक पे हम अलग अलग समय पे चर्चा करते रहे हैं। नीट का जो सवाल है उस सवाल को भी उठाते रहे हैं,
और टाइम्स नाउ आपका भारत कहने ने का मतलब है सबसे देश का प्रमुखता से भविष्य और सबसे अंधकार में है, जोरदार पेपर लीक तरीके हो रहा है, से जो बच्चे सबसे सड़कों के ऊपर जोरदार हैं, तरीके से आप हमने उसको सवाल कह रहे हैं, उठाया वो गलत है। नीट को लेकर। सवाल ये नहीं है क्या हम नीट देश पे और का पेपर लीक पे भी संविधान सवाल देश करने के को हर के लिए यहाँ है? जब नहीं, देश का मैं संविधान- सवाल कर रहा हूं कि भाई लोकतंत्र अगर रंजीत खतरे में जी, है तो अगर कैसे एक चाय खतरे में है? वाला और देश अगर का लोकतंत्र प्रधानमंत्री बन अगर सकता अगर है, आपको लगता है तो कि देश का पेपर लीक गरीब की वजह से गुरबा लोकतंत्र बच्चा जो खतरे में है, NIT तो के भाई एग्जाम में अखिलेश बैठता यादव के है, साथ आज उस पे प्रचार चर्चा करने का अधिकार आज भी प्रदर्शन संविधान कर रहे देता है। थे, अखिलेश यादव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे ना राहुल गांधी, तो उनको बताना चाहिए कि अखिलेश यादव के समय में कितनी बार पेपर लीक हुआ है। क्या उसकी उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना? क्या पेपर लीक सिर्फ इन्हीं के राज में हो रहा है क्या? लेकिन सवाल यह है कि हम पेपर लीक पे चर्चा नहीं कर रहे, पेपर लीक पे चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। प्रेम शुक्ला, सवाल यह है कि भाई संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, ये भी एक तरह का जुमला ही है। कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है तो कह देना है कि हाँ जी लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। कैसे खतरे में है बताने को तैयार नहीं जी। क्या खतरा है ये भी नहीं बता रहे। देखिए रंजीत जी आपने स्वयं जो है जो आपका ओपनिंग रिमार्क्स था उसमें संविधान पर खतरा किसने लाया, संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना किसने की, संवैधानिक संस्थाओं को बारंबार कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म किसने किया, इसको आपने विस्तार से बताया। 1959 में पहली बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल में कम्युनिस्टों की नंबूदिरीपा सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय लिया और तब कांग्रेस की अध्यक्षा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तब उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने कहा था कि ये हिटलर वाली गतिविधि आपकी है, यानी अपनी पत्नी को ही लेडी हिटलर कहा था। और वो कालांतर में सत्य सिद्ध हुआ जब 1975 में 25 जून 1975 को लोकतांत्रिक परंपरा मूल्य सबको खंडित करते हुए आपातकाल लागू करके 1.5 लाख से अधिक विरोधियों को जेलों में ठूंस दिया गया। और उस काले दिन ने जो है इस देश में नई राजनीतिक पौध पैदा की। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हो, लालू जी हो, रामविलास पासवान रहे हो, ये सब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी सब जेल गए, नानाजी देशमुख सब जेल गए। और किसी पर भी मीसा के तहत जो मामले हुए और DIR के तहत जो कार्रवाई की गई, किसी का कोई कारण नहीं बताया गया। ये इस देश में हुआ। 90 से अधिक सरकारों को, जो नंबूदिरीपा से प्रारंभ होकर नीतीश कुमार तक 90 सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने किया। और उसमें सब अधिकांश विपक्ष की सरकारें ही थी, उनको बर्खास्त किया इन्होंने। अभी आप ही ने बताया किस तरह से ये स्थिति पैदा की। श्रीमती सोनिया गांधी, संजय बारू की पुस्तक में जिसका उदाहरण दिया उन्होंने कि किस तरह से जो सारी प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलें थी वो पुलोक चटर्जी नाम का ब्यूरोक्रेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो असंवैधानिक संस्था थी इस मामले में, उसकी अध्यक्षा होने के नाते श्रीमती सोनिया गांधी को दिखाया करता था। ये जो है भारत का जो संविधान है जिसमें प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट का सर्वोच्च व्यक्ति है, प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करता है, उसकी फाइलें ले जाई जाती थी। और राहुल गांधी का उदाहरण तो आपने दिया ही दिया। तो संवैधानिक मूल्यों को पतित करने सही का बात कार्य नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो है ही उसकी। मैं कह रहा हूं कि आज भी अगर लोकतंत्र अगर खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है तो लोकतंत्र कैसे खतरे में है भाई? ये तौसीफ खान को भी बताना चाहिए कि भाई अगर बंगाल में कोई बीजेपी को वोट दे देगा, आप उसकी हत्या करने लग जाएंगे, आप उसको मारने लगेंगे, उसको घर से भगाने लगेंगे, उसके घर पे बम फेंक देंगे, तो क्या ये लगता इससे संविधान की जीत हो जाएगी? इससे लोकतंत्र जीत जाएगा? क्या लोकतंत्र को जिताने का यही तरीका विपक्ष जानता है? क्या टीएमसी के इसी रवैये से लोकतंत्र इस देश में मजबूत होगा क्या? तौसीफ खान देखिए रंजीत जी, ये नैरेटिव, झूठा नैरेटिव बीजेपी मीडिया सेल द्वारा हर इलेक्शन के दौरान चलाए जाते हैं। भाई 7 फेजेस में बंगाल में इलेक्शन करवाए गए, सेंट्रल फोर्सेस के हैवी डिप्लॉयमेंट रहे, चुनाव के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस जो बंगाल में रही। और खुद बीजेपी के नेताओं ने कहा कैमरा में कि इस साल जो है चुनाव बहुत बड़ा अच्छा रहा, पीसफुल रहा, फ्री एंड फेयर रहा, क्योंकि उन्हें एग्जिट
पोल में दिख गया था कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट खराब हो गई तो इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन इस तरह की बातें बोल के कोई, सारी बातें बेमायने हैं भाई। अगर आपको सच में कोई तकलीफ है, आपके सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में है, आपके हाई कोर्ट आपके पास में है, हाई कोर्ट हमेशा एंटरटेन करता है कोई भी पिटीशन रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट, आपके पास में सारे एग्जाम्पल्स मौजूद है। अरे तो इस तरह की बातें बोलकर इतनी सारी खबरें हम चला रहे हैं, इतने सारे केस स्टडी हैं तौसीफ खान, जिसमें लोग कह रहे हैं कि भागकर वो अपने पार्टी के दफ्तरों में, अपने सगे संबंधियों के यहां बड़े शहरों में छिपकर रह रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको टीएमसी से खतरा है। वो कह रहे हैं क्योंकि भाई उनको घर में नहीं रहने दिया जा रहा, उनको धमकियां मिल रही है, उनके साथ मारा पीटा जा रहा है। भाई अगर इस, और ये कोई पहली बार इस तरह से थोड़ी हो रहा है नहीं, और हाँ, अगर तो आप इतने ही लोकतंत्र में यकीन करने वाले लोग हैं तो केंद्रीय बलों की जब वहां तैनाती हो रही थी तो उसके खिलाफ कोर्ट भी जाने वाले आप ही लोग थे, तो भाई उसमें आप लोगों को क्या तकलीफ थी, ये भी बताना चाहिए था। मैं जवाब भी दे दूं। देखिए, आपने सही कहा कि बहुत सारे वीडियोस आपके पास में है जिसको आप चला रहे, आपको याद होगा, आप ही ने वीडियो चलाया होगा संदेश खली का, उन औरतों का, उन लेडीज का जिन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके साथ में जो है असॉल्ट का केस हुआ, और फिर आपने ही वीडियो चलाया और भी न्यूज चैनल ने वीडियो चलाया कि बीजेपी के पंचायत के जो प्रधान हैं उन्होंने कैसे पैसा लेकर के इन महिलाओं को पैसा दे करके वो काम करवाया था, और ये सारा पर्दाफाश हो गया था। संदेश खाली का सारा झूठ जो है लोगों के सामने आ गया था, और उसी का नतीजा है कि संदेश खाली में बुरी तरीके से बीजेपी हारे। कहीं भी हारे तो हारे, लेकिन संदेश खाली जहां पे खुद प्रधानमंत्री वहां के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे, उनसे मुलाकात कर रहे, उनके लिए रैली कर रहे हैं, उनके लिए तौसीफ खान, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन क्या इसके आधार पे इस तरह के तरीके से चुनावी हिंसा और राजनीतिक हिंसा को क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या इसलिए क्योंकि कोई हार गया इसलिए उसको प्रताड़ित करने का लाइसेंस आपको मिल जाएगा क्या? क्या उसको प्रताड़ित करने का लाइसेंस मिल जाएगा क्या? नहीं रंजीत जी, देखिए, और इसीलिए बेफिजूल की बातें हैं कि कोई चुनाव में हार गया इसलिए आरोप झूठे थे। रंजीत जी, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, आप मेरी बात पे बात बोले जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो लोगों के सामने है ना भाई। संदेश खाली में झूठ बोला है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में राजनीतिक हिंसा अगर कहीं सबसे ज्यादा होती है तो पश्चिम बंगाल है। हर साल ये एनसीआरबी के आंकड़े में बता रहा हूं, ये कहते हैं कि हर साल 70 लोग कम से कम पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे जाते हैं। देखिए, ये मीडिया सेल द्वारा बीजेपी 70 लोगों की हत्या कर दी जाती है राजनीतिक हिंसा में। तो भाई ये आंकड़ा भी तो आप ही के स्टेट का है ना? नहीं, बीजेपी मीडिया सेल द्वारा झूठ को फैलाया जाता है, राजनीतिक हिंसा, और बीजेपी अगर हिंसा हो रही है तो तौसीफ खान, मैं बीजेपी का मीडिया सेल से आंकड़े नहीं लेकर बता रहा आपको। ये आंकड़े जो रिपोर्टेड क्राइम है, जो रिपोर्टेड पॉलिटिकल वायलेंस है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं, और कोई मीडिया सेल चलाने का काम नहीं हो रहा है यहां जब मैं कोई बात कोट कर रहा हूं तो पूरी तरीके से तथ्यात्मक है और एकदम सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं कोई यहां पर फेक खबरें या कोई फर्जी खबर चलाने का काम हम नहीं करते हैं। रंजीत जी, फेक खबर का मुर्शिदाबाद का आपको याद होगा, राजकुमार भाटी के पास चलते हैं जरा। चलाया गया राजकुमार भाटी जी, भाई अगर लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है, अगर यही लड़ाई लड़नी है तो ये लड़ाई तो सब जगह लड़नी पड़ेगी ना। आपको अपने सहयोगियों से भी पूछना पड़ेगा कि भाई ये इस तरह की राजनीतिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक हिंसा हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अगर कहीं राजनीतिक हिंसा होती है, कहीं मतदाता को प्रभावित किया जाता है, तो वो भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन मैंने आपका पूरा पैकेज बहुत गौर से सुना। मुझे लगता है कि आपके एक तो रिसर्च टीम को और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, उन्होंने रिसर्च कम की है। आपने शुरू में कहा कि विपक्ष ने ये नैरेटिव फैलाया कि संविधान को खतरा, संविधान बदल देंगे, 400 सीट आई। ये शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह जी ने। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा, सबसे पहला बयान लल्लू सिंह का था कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 की जरूरत है। फिर इनके कई नेताओं ने इन बयानों को दोहराया, कई दर्जनों लोगों ने। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने विरोधाभासी बातें दो कहीं। एक तो आपने कहा कि संविधान लोकतंत्र के लिए कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, ये सुरक्षित है। और फिर आपने लंबे तथ्य पेश किए कि कांग्रेस के शासन में कब कब लोकतंत्र के लिए खतरा हुआ और कब कब संविधान के लिए खतरा हुआ।
तीसरी बात, आपने जो सवाल पूछा है जनता से, उसमें पूछा कि क्या संविधान को, लोकतंत्र को खतरा बीजेपी से है या कांग्रेस से है। इसका बड़ा सीधा सा सरल और असली उत्तर ये है, सही जवाब, कि जो सत्ता में होता है उससे खतरा होता है। जो सत्ता में जब कांग्रेस थी, कांग्रेस के खिलाफ भी आरोप लगाए जाते थे। हमारी पार्टी के लोग भी जेल गए थे, हमारे नेता भी जेल गए थे, जैसे प्रेम शुक्ला जी ने बताया, दूसरे लोग भी गए थे। जब सरकार में जो होता है, अगर वो लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो विपक्ष का धर्म बनता है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए, जनता को जागरूक करे। बताना चाहिए ना भाटी जी, बताना चाहिए ना कि ऐसा कौन सा काम कर रही है आज की तारीख में बीजेपी की सरकार जिससे कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जा रहा है। संसद में जो आपको बताना चाहिए ना, संसद में जो आज चित्र देखने को मिला कि निर्वाचित सांसद हाथ में संविधान की प्रतियां लिए हुए थे, और आपके चैनल पर भी और दूसरे तमाम चैनलों पर भी संविधान पर आज चर्चा हो रही है, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। बहुत अच्छी बात, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। वो आपको आप मुद्दे चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मुद्दे ऐसे भी तो होना कि जिसका कोई मतलब हो, इसलिए कि सिर्फ आप संविधान की कॉपी आप उठा के लहरा सकते हैं, इसलिए लहराने लग गए और एक माहौल बना दिया कि संविधान खतरे में है, नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। भाई लोकतंत्र, अगर ये लड़ाई असली मुद्दों पे हो तो ज्यादा बेहतर है। भाई इस मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ाई हो रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र को खतरा है, इससे इस देश के प्रजातंत्र को बड़ा खतरा है। भाटी जी, उस पर कोई बात नहीं हो रही। नहीं, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं, आपने ठीक से सुनी नहीं मेरी बात। हाँ, अगर सांसदों के हाथ में संविधान है और संविधान पर चर्चा हो रही है, तो हर देश प्रेमी को प्रसन्नता होगी, और जिनके मन में खोट है उन्हें दिक्कत होगी, वो उस पर सवाल उठाएंगे, कुतर्क करेंगे। भाई अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो कुछ गलत तो कर नहीं रहे। संविधान देखिए, जब अब पिछले लोकतंत्र के लिए आप कह रहे हैं लोकतंत्र को क्या खतरा है बीजेपी की सरकार में, पिछले 10 साल विपक्ष का नेता नहीं रहा संसद में, जबकि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ना संविधान इंकार करता ना कोई कानून इंकार करता है। अगर मोदी जी चाहते तो विपक्ष का नेता बना सकते थे। दिल्ली की विधानसभा इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के कुल तीन विधायक आए थे, केवल 3, फिर भी आम आदमी की पार्टी की सरकार ने उन्हें विपक्ष के नेता का पद दिया और तमाम सुविधाएं दी जो लोग तो उसमें कही जाती संविधान में व्याख्यायित हैं कि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, तमाम सुविधाएं दी गई। ये अवसर मोदी जी के पास भी था। 10 साल उन्होंने भारी बहुमत की सरकार चलाई है, तो उनका पार्टी का भी पूर्ण बहुमत था और उनके जो गठबंधन का काफी अच्छी सीटें थी। तब उनके पास अवसर था कि वे अपने आप को उदार हृदय व्यक्ति प्रस्तुत करते, ये साबित करते कि उनके लोकतंत्र में आस्था है, विपक्ष का सम्मान करते हैं, संविधान में आस्था है, वो विपक्ष के नेता का पद देते, विपक्ष का सम्मान करते। वो तो 10 साल विपक्ष को धमकाते रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन नहीं किया। एक मिनट के लिए मैं मान भी सकता हूं, लेकिन उस मर्यादा का पालन नहीं करने से कोई लोकतंत्र या संविधान खतरे में आ गया, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। पहली बात मैं कह रहा हूं कि संविधान को खतरा जिस बात से है वो मुद्दा है जो बंगाल में है, वो है चुनावी हिंसा, वो चुनाव के बाद होने वाली हिंसा, जिस पर कि जो आपकी दुखती रग है उस पे हाथ रखते हैं तो नहीं, हमारी दुखती रग नहीं है, मैं लेते हैं, आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते। भाई लोकतंत्र के लिए तो मर्यादा तो खैर कब कैसे टूटती रही है उसका तो एक लंबा इतिहास है। भाटी जी, लोकतंत्र के लिए भारत में कितना बड़ा खतरा है इस बात का प्रमाण किस तरह की पॉलिटिक्स से, किस तरह की राजनीति से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खतरा, जरा बताइए। धन्यवाद रंजीत जी। दुख की बात तो ये है कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर 80 बार संविधान बदला है, जिन लोगों ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई है, आज वो संविधान को हाथ में लेकर के संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। जैसा आपने बताया कि इस देश के अंदर 90 बार राष्ट्रपति शासन लगा करके कांग्रेस की सरकार ने चुनी हुई सरकारों को पलट दिया। उसके अलावा, और वो भी अपने विरोधियों की, उसके अलावा शाबानो केस के बारे में आपने बात किया। शर्म की और दुख की बात यह है कि जब इस देश ने अपना संसद भवन बनाया तो इसी विपक्ष ने खड़े होकर के नारेबाजी करके संसद का असम्मान किया, विरोध किया। क्या यह संविधान की सुरक्षा करना और रक्षा करना होता है? क्या यह है आपका संविधान के प्रति सम्मान? और ये लोग जो कह रहे हैं कि हम संविधान की प्रतियां लेकर के आज संविधान में गए हैं और हम बड़ा संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ कि संविधान को दिल में रखिए, संविधान की के प्रति इज्जत रखिए, इस तरीके का तमाशा और नौटंकी मत कीजिए। और अभी राजकुमार भाई ने क्या बोला कि पिछले 10 सालों में विपक्ष को एलओपी का दर्जा नहीं दिया। 1/10 जब स्ट्रेंथ होती है
तब जाकर के एलओपी का दर्जा मिलता है राजकुमार भाई। नहीं, ऐसा ये कोई नियम नहीं है ममता जी। नहीं, ये बिल्कुल नियम है, ये नियम है। और दोनों बार, पहली बार 44 और दूसरी बार 52 एमपी मिले थे कांग्रेस पार्टी को, तो भैया किस खुशी में दे दें एलओपी का दर्जा? आप मुझे बताइए, किस खुशी में एलओपी का दर्जा दे दें, है ना? 543 में से मिनिमम 55 चाहिए थे ना एमपी, दोनों बार नहीं लाए, इस बार 99 लाए। बनाइए ना शौक से एलओपी। और दूसरी बात, आप लोगों ने तो अभी तक, यानी कांग्रेस पार्टी ने और पूरे इंडिया अलायंस ने एलओपी अपना तय नहीं किया है। आप लोग तमाशा वहां पर कर रहे हो। मतलब मुझे इतना दुख होता है, एक महिला होने के नाते एक चीज और बोलना चाहती हूं कि जब महिला आरक्षण बिल के बारे में बात हो रही थी, तब यूपीए की सरकार में कैसा तमाशा पूरे विपक्ष ने किया था, मार्शल आउट एमपी कराने आरंभ कर दिए थे। यह है आपका संविधान के प्रति सम्मान। इस तरीके से इस देश के अंदर संविधान बचाया जाएगा? इमरजेंसी में आपने पूरे देश को जेल बना करके रख दिया, लोगों को जेल के अंदर ठूसना आरंभ कर दिया। मीडिया के ऊपर आप लोगों ने किस प्रकार से कुठाराघात किया, किस प्रकार से राजीव गांधी जी उन मीडिया हाउसेज में जाकर के छापे मरवा देते थे जो उनके खिलाफ कुछ सच बोल देते थे। वो संविधान का विरोध नहीं है, संविधान का अपमान नहीं है। आज जब इस देश के अंदर संविधान के हिसाब से सरकार चल रही, तो आप कह रहे हैं कि संविधान का सम्मान हो रहा है। और एक चीज बहुत जरूरी बता देना चाहती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाना आरंभ किया है। विपक्ष ने किया क्या? ठीक है, ये एक प्रतीकात्मक, हाँ ठीक है, वो एक बहुत ये प्रतीकात्मक कदम है और ये होना चाहिए, इसका ठीक है। लेकिन जो आपने इसके पहले जो बात कही ना, सबसे शुरुआत में जो बात कही, मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि संविधान दिल में होना चाहिए। उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह ऐसे हाथ में लेके लहराने से संविधान मजबूत हो जाएगा, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सही अप्रोच है, कोई सही तरीका है। जरा एक बार लोगों से भी हमने जो सवाल किया था उसका क्या जवाब है, जरा एक बार देखना चाहिए। हमने पूछा था कि क्या संसद के पहले दिन, माफ करिएगा, कि संसद के पहले दिन संविधान लेकर विपक्ष के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? तो इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, उसमें 51% लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, 51% लोग मानते हैं, 10% लोग कहते हैं कि ये सरकार को घेरने की कोशिश है, और करीब 38% लोग कहते हैं कि ये संसद को चलने नहीं देना चाहते हैं, ये इनका मकसद है और इसीलिए इस तरह की ड्रामेबाजी हो रही है। जरा दूसरा सवाल दिखाइए, उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। हमने पूछा था कि मोदी सरकार का रवैया क्या संविधान विरोधी और तानाशाही वाला है, ये हमने पूछा और इसके जवाब में 60% लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। 27% लोग कह रहे हैं कि विपक्ष मोदी सरकार को बदनाम कर रहा है और चुनाव में हार की खींच निकाल रहा है विपक्ष। ऐसा मानने वाले लोग करीब 13%, 13.5% हैं। और सवाल नंबर 3 हमने पूछा था कि संविधान और लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, तो कांग्रेस की सरकारों ने, ऐसा मानने वाले लोग करीब 84.5% लोग हैं और करीब 12% लोग हैं ये कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, ये सब सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं और कुछ नहीं। और बीजेपी की सरकार से खतरा हो सकता है, ऐसा मानने वाले लोग 2.3% लोग हैं। ये है लोगों की राय, कम से कम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी राय यही है। चंद्रमोहन शर्मा, लोगों की राय में सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी को है, अगर माफ करिएगा लोकतंत्र और संविधान को है, तो वो है कांग्रेस से। 85% लोग मानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस से ही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि खतरा बीजेपी से। देखिए, बिल्कुल अगर लोगों की बात में आपके जनमत की बात ली होती तो देश की सरकार जो 400 के पार जाने की बात करती थी आज अल्पत में ना होती। और आज अल्पत में होने जिस संविधान की बात करते हैं उसी संविधान को तो बार बार तार करा। मेरी बहन बैठी है, महिला है, अभी तो संदेश खाली का तो टीएमसी के नेता ने बता ही दिया, लेकिन वो महिला होते उनका दर्द मणिपुर पे नहीं आता है क्योंकि वो भाजपा की महिला है। और मणिपुर के अंदर एक कारगिल के जवान की पत्नी के साथ जो निर्मम घटना हुई, उसके ऊपर भाजपा की महिला का दिल तो पसीजेगा नहीं, क्योंकि वो संविधान भाजपा का है, वो संविधान देश का नहीं है। अगर देश का संविधान होता तो देश के प्रधानमंत्री, देश के शीर्ष नेता तो 1.5 साल में एक बार तो कोई शब्द बोलते, मुंह में दही तो ना जमाते। अगर आज भी बोले तो क्या बोले, मैंने क्या बात बोला कि सलूशन और स्लोगन, आज भी स्लोगन दे के चले गए, देश को सलूशन नहीं दिया। वो सलूशन ये कि देश में संविधान का डर किसने पार डाला, देश के अंदर उज्जवल और बढ़ते हुए भविष्य 9 नवाल के पेपर लीक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, पेपर लीक हुए, उस पर कार्रवाई पे नहीं बोले। 1.5 साल के ऊपर मणिपुर जलता रहा, नंग महिलाएं घुमाई गई, उस पे नहीं बोले। जो ट्रेनों का नित्य नए हादसे होते रहे और रेल मंत्री का मोह बढ़ता चला गया, उसको रोके, उस पे नहीं बोले। आतंकवादियों के हमले जम्मू कश्मीर में बढ़ते गए, उस पे नहीं बोले। तो ये संविधान के दायरे के अंदर विपक्ष की आवाज है,
जो देश की जनता के रूप के अंदर जो कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन को भाई देश की जनता ने बहुमत दिया है, वो बहुमत है जो संविधान ने दिया, चंद्रमोहन शर्मा, ये बात ठीक ने है, ये बात आप जो कह रहे हैं इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाई मणिपुर पर बोलना चाहिए था, नहीं बोला, बोलना चाहिए था, बिल्कुल बोलना चाहिए था, लेकिन आप भी तो नहीं बोल रहे हैं बंगाल पे, आप भी तो संदेशखाली पे चुप रहे, और आप भी अभी जो चुनावी हिंसा हो रही है उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला, जरा मैं एक बार इनसे जवाब ले लूं, जो चंद्रमोहन शर्मा आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब प्रेम शुक्ला से ले लेते हैं। संदेश खाली का जो ड्रामा भाजपा के नेताओं ने करा, अगर ऐसा होता तो संदेश खाली भी जीतते, ऐसा होता नहीं, जीत हार का ऐसा होता, जीत हार अलग चीज है, जीत हार से तय नहीं होते, जो आपराधिक मामले हैं उसका जीत हार से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा, देश की जनता ने नकार दिया, चंद्रमोहन शर्मा, उसका जीत हार से कोई लेना देना नहीं है। नोटंकी और नोटंकी भाई आप बहुत सारे मुद्दे आपने ऐसा उठाया, आपने ऐसे मुद्दे उठाए, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने हिमाचल और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग सेना में जाते हैं, वहां आपने मुद्दा उठाया सेना में जो भर्ती का, उसमें वो मुद्दा नहीं चला, वहां वहां से 5 सांसद जीते, यहां से 4 सांसद जीते। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आपने जो मुद्दा उठाया गलत था। भाई मुद्दों का चुनावी जीत हार से क्या लेना देना है? अगर ऐसा होता संदेशखाली में, अगर चुनाव तो अगर चुनाव जीती, अगर हार गई है तो केस बंद कर दिया जाए, इसका मतलब जांच बंद कर देनी चाहिए। ये तो कोई दलील नहीं हुई ना रंजीत भाई। हाँ ठीक है रंजीत जी, अगर समय कम है, एक बार जरा क्लोजिंग कमेंट लेते हैं ना, पूर्ण बहुमत की हो और देश के अंदर। प्रेम शुक्ला, हाँ जी रंजीत जी, देखिए मणिपुर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद में बोलने खड़े हुए तो विपक्ष खुद भाग खड़ा हुआ। ये दृश्य तो आपने स्वयं देखा होगा। आदरणीय मोदी जी हर विषय पर, आदरणीय गृहमंत्री जी हर विषय पर आप जो विपक्ष प्रश्न उठाता है उसका उत्तर देते हैं। ये सुनने के लिए कब बैठते हैं? और कृपा करके मुझे बताइए, 10,000 सिखों का नरसंहार 1984 में कर दिया और उसके बाद कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत से जीती, तो नरसंहार योग्य था क्या? ये कहना चाह रहे हैं आप कि सिखों का नरसंहार करने का जो कुकृत्य राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ, किसानों को आपके बीच में बोलने ये गजीब आदमी है भाई साहब। से जिन कानूनों को समय का मैं बस उनको अपनी बात बंद कर रखा है, पूरी करने दीजिए। क्यों चिल्ला रहे हैं? बात पूरी करने दीजिए चंद्रमोहन शर्मा। चिल्ला रहे हैं? हाँ प्रेम शुक्ला, क्यों चिल्ला रहे हैं शर्मा जी चिल्लाइए बस। समय कम है, बस क्लोजिंग कमेंट है, इसलिए अभी नए आप टीवी पे आए, चिल्लाइए शुक्ला जी। मैं बोल रहा हूँ जो देश के अंदर आपने किसानों, चिल्लाइए मत मित्र, आराम से शांति से। ठीक है समय, अरे भाई समय कम, 10,000 है, बिल्कुल सिखों का नरसंहार हो गया। हाँ। और किसी को आपने न्याय नहीं दिया, उल्टा आपने जिन महिलाओं पर बलात्कार हुआ, कांग्रेसी गुंडों ने बलात्कार किया, उन महिलाओं को टाड़ा बंद कर दिया। ठीक है, ये आपका जो है इसमें कमलनाथ। ठीक है, आप देखिए समय देश का मूड मीटर में वक्त आज इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।